गुड इवनिंग टू ऑल। प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से मैं डॉक्टर शुभम त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है, जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है अध्याय नंबर 11, जो सूत्र स्थान में आचार्य ने क्षार पाक विधि इस नाम से वर्णित किया है। तो यदि हम चैप्टर के नाम पे जाते हैं तो चैप्टर का नाम क्या है? क्षार पाक विधि अध्याय। मतलब इस चैप्टर में क्षार के बारे में तो है, पर पाक क्या है? तो इस चैप्टर में ओवरऑल जो डिस्क्रिप्शन आचार्य ने दिया है वो क्षार के बारे में कंप्लीट है। मतलब क्षार क्या होता है, क्षार कैसे बनता है, या उसका कैसे आप पाक करते हैं, और कहाँ कहाँ पे वो इंडिकेटेड है या फिर वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आइदर वो साइट होगी या कोई व्यक्ति होगा, मतलब कोई रोगी होगा, कोई पर्सन होगा जहां पे हम कर सकेंगे क्षार का यूज, और कहीं ऐसी कंडीशन होगी जहां पे हम क्षार का यूज नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या रखा गया है? क्षार पाक विधि अध्याय। अब आचार्य ने सबसे पहले बोला शस्त्र और अनुशस्त्रेभ्य क्षारः प्रधानतम। मतलब शस्त्र और अनुशस्त्र में क्षार प्रधानतम होता है। अब शस्त्र क्या है? इसमें यदि हम देखो 20 शस्त्र जो है, वो चैप्टर पहले सूत्र सार में आचार्य ने बताया कि शस्त्र 20 होते हैं, और उनके साथ में कुछ ऐसे छोटे शस्त्र होते हैं जिनको हम अनुशस्त्र का नाम देते हैं, और वो टोटल संख्या में 14 होते हैं। ये जस्ट आपको मेमोरी के लिए यहाँ पे रखा है, 20 शस्त्र और 14 अनुशस्त्र। इन सभी में प्रधानतम मतलब ऐसा कोई होगा जो सबसे बेस्ट होगा इनमें। आप इन सभी में उसको यूज सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? यहाँ पे जब आचार्य ने बोला कि शस्त्र और अनुशस्त्र में क्षार प्रधानतम है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं? गुड, बेटर और बेस्ट। तो इसमें क्षार जो है वो शस्त्र और अनुशस्त्र में बेस्ट है। इसका रीजन क्या है? तो वो तीन काम पहले करता है। क्या क्या? छेदन, भेदन और लेखन। अब ये तीनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। छेदन मतलब क्या करना है? मान लो मैं आपको बोलूं एक्सीजन करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी भी व्यक्ति को ग्लूटेलिज्म में पाइल मास हुआ, मतलब हेमोरॉइड हो गया, वहां पे आप लोकली बाहर क्या करोगे? क्षार को अप्लाई करोगे, और वहां पे क्या होता है? साइनोसिस होकर वो पाइल मास जो सूख जाता है। तो हम बाहर, और वो फिर कुछ समय के बाद में, आप 5 दिन 7 दिन एक टाइम पीरियड के बाद में वो जो पाइल मास है वो कट के बाहर गिर जाता है। ये मैंने आपको एक पाइल मास का एग्जांपल दिया। फेस पे कई बार मोल हो जाते हैं, मशक होते हैं, वहां पे भी हम क्षार को अप्लाई करते हैं, सिंपल क्षार को अप्लाई करते हैं, तो वो भी कुछ दिन में वहां पे शरण होके वो भी निकल जाता है। तो ये क्या एक बाहर से जो हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम एक्सीजन का नाम दे सकते हैं। अब क्या होता है भेदन? भेदन का मतलब क्या है? देखो कई बार आपके पास कोई पेशेंट आएगा, कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे जो है वो 4 दिन से पेट साफ नहीं हुआ है ना, या फिर जब मैं स्टूल के लिए जाता हूं तो मुझे बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, मुझे बहुत कठिन स्टूल होता है। तो वो क्या हार्ड स्टूल का जो प्रॉब्लम है उसको क्या, अब क्योंकि वो हार्ड क्यों आता है? क्योंकि वहां पे जो एब्जॉर्प्शन है, वहां पे जो मेटाबॉलिज्म के बाद में जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, अब वो किस अवस्था में गया हुआ है? जब उसको एक्सट्रीट करने की बात आती है तो वहां पे वो कैसा हार्ड सब्सटेंस, जहां पे बिल्कुल भी जो वाटरी सब्सटेंस है वो बिल्कुल नहीं है, वहां पे पूरा वो खत्म हो गया। अब वो जो हार्ड स्टूल है वो पेशेंट को कहीं ना कहीं स्ट्रेन करने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। तो उस हार्ड स्टूल को ब्रेक करने का काम भी ऐसे क्षार प्रधान औषधि करती है। ये क्षार जो है वैसा कार्य करता है। तो क्षार उस कंडीशन में भी यूज होता है। आप ऐसे कई सारे पाउडर यूज होते हैं, मतलब चूर्ण यूज होते हैं, जहां पे क्षार का प्रयोग करते हैं और हम पेशेंट में देते हैं, तो वहां पे कॉन्स्टिपेशन वाली या फिर हार्ड स्टूल की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये हो गया एक भेदन कर्म। तीसरा है लेखन। लेखन का मतलब क्या है? स्क्रैपिंग करना। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आया डिसलिपिडीमिया लेकर, ठीक है, या फिर कोई पेशेंट आया ओबेसिटी लेकर। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें जो अबद्ध मेद है, मतलब जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको आपको क्या करना है? किसी ना किसी मार्ग से उसको बाहर निकालना है। तो उसको हम क्या करते हैं? वहां पे लेखन करते हैं, उसको स्क्रैप करने का काम करते हैं। तो इससे कई सारी क्षार प्रिपरेशन बनाते हैं हम बहुत सारे यवक क्षार का यूज करते हैं। आइदर वो यूटीआई यूरिनरी में हो तो हम यवक क्षार का यूज करते हैं, चाहे वो रक्तगत होगा तो हम वहां पे उत्पल नाल का यूज कर लेते हैं, या वो लंग्स में होगा तो हम अश्वगंधा क्षार का यूज कर लेते हैं। तो वो एक क्षार कल्पना के तौर पे हम उसको वहां पे, अब डिसलिपिडीमिया होगा तो हम वहां पे भी क्षार का यूज कर लेंगे। तो ऐसे कुछ ड्रग्स का यूज करते हैं जो वहां पे स्क्रैप करने का काम करती है। वो क्या होती है वहां पे? क्षार। तो क्षार एक कल्पना है, क्षार एक प्रिपरेशन है, जो वहां पे छेदन भी कर सकता है बॉडी में, भेदन भी कर सकता है, जो बॉडी में लेखन भी कर सकता है। ठीक है, तो मल्टीपर्पज है। देखो इतने सारे कार्य करने वाला है, इसलिए हमने इसको क्या रखा है यहाँ पे? मल्टीपर्पज होता है। उसके बाद त्रिदोषज्ञ होता है। क्यों? अब ये आगे इसका नेक्स्ट श्लोक में, 5th या 6th नंबर श्लोक में इसके बारे में वहां पे आचार्य ने बताया कि बहुत सारी औषधियों से
या बहुत सारी औषधियों के साथ संयोग होने के कारण ये त्रिदोषज्ञ होता है। मतलब वात पित्त कफ किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी एक दोष को बैलेंस कर रहा होगा। यदि वो कफ का क्षय कर रहा होगा तो वात को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहा होगा। मतलब ओवरऑल त्रिदोषज्ञ लेवल पे काम करने वाला है। और फिर बोला है विशेष क्रिया अवचरणात्, मतलब इसको विशेष क्रिया में उपयोगी होने से। जैसे आप इसको पित्त अर्श में भी यूज कर सकते हो, मतलब बाहर से भी यूज कर सकते हो और आप उसका इनटेक भी कर सकते हो। आप ऐसी अवस्थाओं में भी उसकी यूज, अब आप पित्त में बोलूं आपको और मैं आपको बोलूं ये तो क्षरण करता है, ये तो भेदन करता है, लेखन करता है, फिर आप बोलो ये तो वहां पे लेखन कर देगा, वहां पे तो और ट्रॉमा हो सकता है। बट ऐसा नहीं, वो क्योंकि त्रिदोषज्ञ होता है तो एक उसकी अपनी सीमा है जो एक विशेष क्रिया करने में उसको वहां पे हेल्प करती है। तो पित्तर्ष में भी यूज हो सकता है, आप ओरली दोगे तो वहां पे भी यूज होगा। आप किसी पेशेंट में स्टोन का पेशेंट है, आप वहां पे कैलकुलाई को ब्रेक करना चाहते हो तो आप क्षार का यूज कर सकते हो, वहां पे आप यवक क्षार का यूज करो। वहां पे आप कोई आप गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया तो हम कोकिलाक्ष क्षार का यूज करते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में हम क्षार का यूज करते हैं। तो ये तीन कारण हैं, क्या क्या? छेदन भेदन लेखन के कारण, त्रिदोषज्ञ होने के कारण और विशेष क्रिया होने के कारण। इसलिए जो क्षार है वो शस्त्र और अनुशस्त्र में क्या बोला गया है? प्रधानतम बोला गया है। मतलब इन सभी में वो बेस्ट है। अब क्योंकि वो अनुशस्त्र की बात करते हैं तो डलहर जो टीका है निबंध संग्रह, वहां पर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या बोला कि जलौका है, अग्नि है और क्षार है। यदि आपको चरक आचार्य का रेफरेंस पता है तो चरक ने सूत्र स्थान 25th चैप्टर में 40th नंबर श्लोक में क्या बोला है? अनुशस्त्र में प्रधान कौन होता है? जलौका। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जलौका भी प्रधान होती है, अग्नि थोड़ा उससे ज्यादा बेहतर होती है और क्षार सबसे बेस्ट होता है। ये एक कंटेक्स्ट में बोला डलहर ने। क्यों ये क्षार को क्यों प्रधानता बोला? अभी हम लगभग जो नेक्स्ट चैप्टर है क्षार पाक के बाद में वो अग्नि कर्म का है। अब वहां पे आचार्य बोलते हैं कि अग्नि जो है वो क्षार से भी बेहतर है। तो फिर वहां पे एक सवाल आता है कि जब वो पहले ही बोल दिया उन्होंने कि शस्त्र अनुशस्त्र में क्षार प्रधानतम है, जहां पे डलहर ने अग्नि को प्रधानतर रखा और क्षार को प्रधानतम, तो फिर अग्नि श्रेष्ठ कैसे हुआ? तो ये सोचता है कि भेदन करने का काम, लेखन करने का काम ये क्षार बेहतर करेगा, अग्नि नहीं। तो ये एक अधिकरण है, ये कंटेक्स्ट है जिस कंटेक्स्ट में आचार्य ने बोला है। इसलिए इस अध्याय में छेदन भेदन लेखन करने के कारण, त्रिदोषज्ञ होने के कारण, कुछ विशेष कर्म यहाँ पे प्रॉपर्टी होने के कारण वहां पे क्षार को प्रधानतम बोला गया है। तो ये गुड हो गया जलों का, अग्नि हो गया बेटर, और बेस्ट क्या हो गया वहां पे? क्षार। तो ये डलहट टीका में डलहट आचार्य ने बोला हुआ है। एक रेफरेंस जो है वो चरक का है। चरक अनुसार अनुशस्त्र में श्रेष्ठ किसको बोला गया है? जलौका को। रेफरेंस मैंने आपको ये बताया 25th जो जहां पे अग्रवर का वर्णन किया है आचार्य ने, यज्ञ पुरुषी अध्याय, वहां पे आचार्य ने बोला है। और सुश्रुत ने क्या बोला? अनुशस्त्र में श्रेष्ठ कौन है? क्षार। चाहे शस्त्र हो चाहे अनुशस्त्र हो, इन सभी में श्रेष्ठ कौन है? क्षार होता है। अब जब इसकी निरुक्ति की बात करते हैं तो आचार्य ने यहां पे लिखा तत्र शरणात शरणनाद व क्षार। अब यहां पे एक्चुअली में क्या है, जो भी दूषित आपका त्वग में कुछ वहां पे कोई पैथोलॉजी हुई है, मांस है, मेद है, आदि बोल दिया है, मांस आदि। तो मांस आदि का मतलब यहाँ पे यही है कि त्वचा, मांस, मेद, इन सभी में कहीं ना कोई पैथोलॉजी जब होती है, मान लो आपको कोई ग्रंथि हो गई मांस में, कोई वहां पे बाहर आपको आपके स्किन के ऊपर कोई गठान दिखती है, लाइपोमा होता है। कई बार पेशेंट आपके पास, आपको है, किसी नोन को है, वो बोलता है यहाँ मेरे को हाथ में, मेरे को पेट में, पीछे पीठ में छोटी सी गठान महसूस होती है। बाहर स्वेलिंग बहुत ज्यादा फील नहीं होगी, ना ही वो पेन वाली होगी, बट वो वहां पे गठान महसूस होगी। तो वो किसी ना किसी धातु का विकार है और जनरली हम उसको क्या बोलते हैं? ये तो मेद का विकार है ना, उसको हम मेदुज ग्रंथि बोलते हैं। तो वो भी क्या एक उन्नत है ना, वहां पे एक स्वेलिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया है, ग्रंथि जिसको हम नाम देते हैं, जो कि वहां पे पेनलेस है। तो ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर का, अब वो मेद का है, चाहे वो मांस में हुआ है, चाहे वो त्वचा में है, इवन उससे भी डीप साइड में चला जाए, इन सभी का शरण करने का कार्य जो करता है, शरण करना मतलब उसको तोड़ना, या शातन कहते हैं, शातन का मतलब ही काटना होता है, उसको काटने का जो कार्य करे। या फिर एक और शब्द का यूज किया, क्षरण करना। क्षरण मतलब क्या वहां पे बोलते हैं कि उसको बिल्कुल ही वहां से क्या करना? डिस्ट्रॉय करना, मतलब हिंसनात या फिर नष्ट कर देना। तो दो शब्द का प्रयोग किया है, शरणात, शरणाद वा, उसको हम क्या कहते हैं?
क्षार कहते हैं। तो ये क्षार की निरुक्ति है, ये चरक में भी मिलती है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, तत्र शरणात् शरणाद व क्षारः, कि जो वहां पे शरण करे, जो वहां पे किसी चीज को काटे या फिर वहां पे उसको नष्ट करे, उसको क्या कहते हैं हम, क्षार कहते हैं। इसके बाद क्षार के गुण कर्म की यदि बात करें कि क्षार के प्रॉपर्टीज में, क्योंकि बहुत सारी औषधियों से निर्मित होता है, नाना औषधि समवाय। अब समवाय के बारे में आपने थोड़ा बहुत आपको पता होगा। समवाय का मतलब यहाँ पे क्या है, संयोग की बात हो रही। समवाय मतलब यहाँ पे संयोग की बात हो रही कि बहुत सारे क्षार जो है वो अनेक औषधियों के संयोग रूप में होता है, इसलिए वो कैसा होता है, त्रिदोषग्न होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्योंकि शुक्ल है मतलब श्वेत होता है, इसके कारण कैसा है, सौम्य होता है। अब सौम्य होने के कारण भी, अब आप बोलो ये तो सौम्य है, तो फिर कैसे दहन करेगा, पचन करेगा, धारण करने में भी सक्षम होता है। ये सौम्य है, फिर भी दहन करता है, पचन करता है, धारण करता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। कई बार यदि मैं आपको बोलूं कि आप एक गर्म पत्थर पे या फिर गर्म अंगारों पे पांव रखोगे, तो क्या होगा, वहां पे तुरंत जल जाएंगे, है ना। वो मांस वहां पे जो आपका है, पांव जो है वहां पे क्या होगा, वहां पे कटने लगेगा। वहीं मैं आपको बोलूं कि आप -80 डिग्री में जाओ, वहां पे भी तो गलने लगेगा शरीर। तो जब आग आग है तो भी शरीर गल रहा है, और जब वहां पे बहुत ज्यादा ठंडक है तो भी गल रहा है। तो ये क्षार का अपना ऐसा, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये मेरा नहीं, ये डलहड़ का है। आचार्य डलहड़ ने इसको लिखा है कि ऐसा कुछ हमको समझ, जैसे हम वेट ड्राई गैंग्रीन की बात करते हैं, गैस गैंग्रीन की बात करते हैं, और एक होता है वेट गैंग्रीन। ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो ठंडा वाला, वो वेट गैंग्रीन का एग्जांपल है। तो ये हम समझ सकते हैं कि हाँ, शुक्ल होता है, सौम्य है, फिर भी वो दहन करता है, किसी चीज को वहां पे क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, पचन करेगा। अब पचन में भी कार्य करता है। मैंने जैसे आपको बोला कि पेशेंट को ही आपके पास बोला कि मुझे 4 दिन से पेट साफ नहीं हुआ, वहां पे कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है उसको, तो आप उसके आहार से क्या करोगे, वहां पे पाचन करोगे। ठीक है, वहां पे आप शिवक क्षार पाचन चूर्ण देते हो, आप ऐसे कुछ चूर्ण का प्रयोग करते हो जहाँ पे क्षार का प्रयोग होता है। तो क्षार क्या करता है, हमारे पचने में हेल्प करता है और धारण कर में। तो किसी प्रकार से लेखन हो, छेदन हो, भेदन हो, इन सभी को करने में भी सक्षम होता है, अनटिल भले ही वो क्या है, वहां पे सौम्य होता है। शुक्ल है इसलिए सौम्य है, लेकिन वो पचन, दहन, धारण ये सब करने वाला होता है। अब क्योंकि आग्नेय औषधि से भी तो निर्मित हो सकता है, ये तो हमने बोला कि नाना औषधि में है, तो नाना औषधि से हो सकता है, कुछ सौम्य औषधियां हैं, कुछ आग्नेय औषधियां हैं। क्योंकि आग्नेय औषधियों से निर्मित होता है, इसलिए रस में कटु होता है, और वीर में उष्ण होता है, और गुण में तीक्ष्ण होता है। ठीक है, अब रस इसका कटु होता है और अनुरस इसका लवण होता है। ये आचार्य सुश्रुत का रेफरेंस है। दलहड़ आचार्य ने इसका ऑपोजिट बोला हुआ है। आपको सुश्रुत आचार्य का अभी मैं रेफरेंस बता रहा हूं कि इन्होंने क्या बोला, रस में कटु होता है, वीर में उष्ण होता है और गुण में तीक्ष्ण होता है। आपने ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि ये रस यदि कटु है तो उसका वीर उष्ण होगा, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपने चरक में पहले यदि पढ़े हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो आपको धीरे धीरे वो चीज क्लिक होगा कि इस रस का यदि मधुर रस है तो उसका वीर ऐसा होता है और उसका विपाक मधुर होता है। ठीक है, यदि ये कटु है तो उसका वीर उष्ण होगा और वो विपाक में भी वैसा होता है। तो ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे रस में कटु होता है, वीर में उष्ण होता है, इसीलिए वो दहन, भेदन, पाचन, धारण, लेखन ये सभी कार्य करने में इवन तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण होगा तभी जाके छोटे छोटे जो आपके वहां पे आपको क्या करना है, डिस्लिपिडीमिया में क्या करना है आपको, लेखन स्क्रैपिंग करनी है आपको, वहां पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल उसको निकालना है। तो यदि तीक्ष्ण होगा, उष्ण होगा, कटु होगा, कटु रस का अपना कर्म लिखा है आचार्य चरक ने, क्या लिखा है, शोणित संघात भिन्नति, मतलब शोणित के वहां पे थक्के को, मतलब क्लॉट को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। ये कहीं पे भी होगा तो कार्य करेगा, आइदर वो वेरिकोसिटी का पेशेंट हो, आइदर वो डिसलिपिडीमिया का पेशेंट हो, या फिर वो ब्रेन में भी हो गया हो, कहीं पे भी क्लॉट होगा वहां पे कटु रस सेम काम करने वाला है। इसलिए मैंने आपको लास्ट में जो एग्जांपल बताया था कि वो पाचन भी करता है, वो धारण भी करता है, लेखन भी करता है, भेदन भी करता है, इस तरीके से ये काम करता है। तो रस में कटु है, वीर में उष्ण होता है और गुण में तीक्ष्ण होता है। साथ ही जब कर्म करता है तो पाचन करता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे शल्य प्रकरण को देख रहे हैं, तो आचार्य सुश्रुत के संदर्भ में यदि हम सोचें तो व्रण बना, मान लो व्रण बना, वुंड बना, तो अब व्रण में कोई मान लो छोटा सा वहां पे स्वेलिंग हुआ,
आपको कोई चोट लग गई, आपका हाथ जो है वो दरवाजे के बीच में फंस गया और अचानक वहां पे स्वेलिंग चालू हुई। ठीक है, वहां पे स्वेलिंग हुई, फिर धीरे धीरे वहां पे क्या होगा, पाक होने लगेगा और फिर वहां पे धीरे धीरे पस बनने लगेगा। पस बन जाएगा, हील नहीं करोगे आप तो वो फैलने लगेगा। यही प्रक्रिया होती है जनरली स्वेलिंग के बाद में। तो उस अवस्था में उस स्वेलिंग को, उस व्रण के शोथ को, उस व्रण शोथ आदि को पाचन करने का कार्य, कि जब शुरू शुरू की अवस्था है तो उसको पाचन करके ठीक कर देना, ये कौन करता है, क्षार करता है। विलयन मतलब वात कफ प्रधान जब कोई गुल्म होता है, कोई स्वेलिंग होती है तो उसको विलय करने का काम, उसको वापस सर्कुलेशन में फ्लो कराने का काम कौन करता है, क्षार करता है। कोई दुष्ट व्रण है तो वहां पे शोधन करता है। कोई दुष्ट व्रण बन गया, वुंड है, बहुत समय किसी व्यक्ति ने छोड़ दिया, वो ऐसे ही खुला हुआ व्यक्ति, वो क्या कहते हैं, पानी में भी रहता है, वो अपना कोई काम भी करता है, तो वहां पे बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से वहां पे पाक होने लगता है, पस इकट्ठा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्षार का प्रयोग करो। क्यों? क्योंकि क्षार वहां पे उसको क्या करता है, शोधन करता है, उसको क्लीन करता है, प्लस जब वो क्लीन हो जाता है तो वो अपने आप रोपण करता है। अननेसेसरी आपको कभी भी शोधन करने के बाद में, क्षार से यदि आपने शोधन किया है तो आपको वहां पे उसका रोपण करने के लिए अलग से अप्लाई ना भी करोगे तो भी होगा। सिंपल सी बात है ना, यदि आपने शोधन कर दिया है तो बॉडी में यदि इम्यूनिटी है तो अपने आप वो हीलिंग करने का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। क्योंकि बॉडी में हीलिंग की प्रक्रिया तभी नहीं होती है जब तक वहां पे कोई फॉरेन बॉडी ने डोमिनेट करके रखा होता है। बाहर से कोई भी ऐसा एजेंट उसने यदि ऊपर से डोमिनेट किया हुआ है, आप जब तक उसको नहीं हटाओगे तब तक बॉडी वहां पे हील नहीं करेगी। तो इसलिए एक ऐसा भी रेफरेंस डलहर टीका में मिलता है कि आप एक्सेस क्षार का प्रयोग करके रोपण मत करो, आप दुष्ट व्रण का शोधन कर दो, रोपण अपने आप होने लगता है। तो ये क्षार की प्रॉपर्टी है कि वो शोधन के लिए भी यूज होता है और शुद्ध व्रण का रोपण भी करता है। मान लो बहुत ज्यादा पस था, बहुत ज्यादा वहां पे क्लिन्नता थी, तो उसको सुखाने का काम भी कौन करता है, क्षार करता है। तो शोषण प्रक्रिया जो है वो भी क्षार करेगा। तो चाहे वो पाचन हो, मत अब पाचन कैसे होगा, देखो पाचन बाहर से नहीं होगा, पाचन आप उसको इनटेक करोगे तो होगा। ये पान मतलब आप, और अभी उसको हम देखेंगे आगे कितने प्रकार के क्षार होते हैं। तो आप बाहर से अप्लाई करोगे, आप ओरली इंटेक कर रहे हो, उसका दोनों के अलग अलग फायदे हैं। तो आप जब उसको ओरली इंटेक करोगे, वो आपके मेटाबॉलिज्म में जाएगा, फिर वो सर्कुलेशन में जाएगा, फिर कहीं ना कहीं जाके वो अपना काम कर रहा होगा। तो शोषण भी पाचन भी करेगा, विलयन भी करेगा, शोधन भी करेगा, रोपण भी करेगा, वो शोषण भी करता है, स्तंभन भी करता है। मतलब बहुत ज्यादा फ्लो होना, सर्कुलेशन में फ्लो बढ़ना, कहीं पे लिक्विडिटी बढ़ जाना, अतिसार हो गया, पेशेंट को लूज मोशन हो गया, पेशेंट में ब्लीडिंग हो गई, ये क्या है, पेशेंट में द्रवता या जो बहुत ज्यादा वहां पे लूज मोशन है, वाटर लॉस है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब वहां पे क्या करना है, ऐसे कुछ क्षार योग होंगे। क्षार अपने उस प्रॉपर्टी के कारण, सौम्य स्वभाव के कारण क्या करने वाला वहां पे, रक्त के अब क्योंकि यहाँ पे हम सुश्रुत की बात कर रहे हैं, इसलिए हम रक्त के अतिस्राव की बात कर रहे हैं। अदरवाइज स्तंभन का मतलब सिर्फ रक्त का अतिस्राव रोकना नहीं होता है, स्तंभन तो अतिसार में भी किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग में भी स्तंभन किया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इंटरनल कोई भी मान लो पेरिटोनाइटिस हो गया, कोई भी लीकेज अंदर हो रहा है फ्लूइड का, ब्लड का, उन सभी में आप स्तंभन कर सकते हो। तो ये स्तंभन, क्योंकि हम शल्य प्रकरण देख रहे हैं, सुश्रुत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम रक्त की बात कर सकते हैं, अधिकरण हमारा रक्त हो सकता है। तो स्तंभन का भी कार्य कौन करता है, क्षार। और लेखन तो करेगा ही। तो लेखन चाहे बाहर हो चाहे वो अंदर हो, बाहर कोई आपको वहां पे सिंपल मान लो कोई टॉन्सिल हो गया, है ना, सिंपल सा एग्जाम्पल था टॉन्सिल। तो टॉन्सिल में या टॉन्सिलाइटिस जिसको कहते हैं, वहां पे आप यदि बाहर से अपामार्ग क्षार को अप्लाई करोगे तो कुछ दिन में अपने आप वो क्या करता है, वहां पे क्षरण होने लगता है। ठीक है, बाहर से कोई भी ऐसे आपको छोटा सा मशक चेहरे पे दिखा, वहां पे आप अप्लाई करोगे तो वो कठिन जो मांस है, जो उन्नत मांस है, उसका भी लेखन, उसको भी धीरे धीरे वो स्क्रैप कर देता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं क्षार की। तो इसके कुछ गुण हैं, नाना औषधि होने के कारण इत्र दोषज्ञ है, शुक्ल होता है, सौम्य है, फिर भी दहन पचन धारण करने में सक्षम होता है, आग्नेय औषधि से निर्मित होता है, तो इसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और भी जगह काम करता है, जैसे कि कृमि में, आम में, कफ में, कुष्ठ में। आम, कफ, कुष्ठ,
विष मेधसा उपहंता। अब ये जो लास्ट में शब्द यूज हुआ ना उपहंता, ये शब्द इन सभी के लिए है। मतलब कृमि उपहंता, आम दोष उपहंता, ये कुछ मैं ऐसा बात करना चाह रहा हूं। कुष्ठ उपहंता, विष उपहंता, मेधसा उपहंता, इन सभी को नाश करने वाला कौन है? वो क्षार की हम बात यहां पे कर रहे हैं। ठीक है। अब क्योंकि कृमि कैसा होता है, कृमि दो प्रकार के होते हैं, बाहर भी होते हैं बाह्य कृमि, आभ्यंतर कृमि। ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही हमको समझना कि ये कृमि में भी हम बाहर से क्षार को यूज करना चाह रहे हैं या अंदर से क्षार को यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है। वैसे ही आप आम दोष की बात करो, आम दोष का मतलब क्या है कि आपने जो खाना खाया उसका अच्छे से पाचन नहीं हुआ, वो अपक्व आहार रस जो है वो सर्कुलेशन में गया हुआ है, तो वो अपक्व रस का पाचन करने का काम भी कौन करता है? क्षार करेगा। कुष्ठ हो गया। विष, अब विष भी तो बाहर भी हो सकता है। बाहर से मान लो आपके हाथ में भल्लातक का जो पुष्प है, सॉरी भल्लातक का फल है, वो हाथ के संयोग में आ गया। वत्सनाभ आपके हाथ के संयोग में आ गया। ठीक है। या तो आपने भल्लातक खा लिया, वत्सनाभ ऐसे ही खा लिया, तो बाहर से भी वहां पे व्याधि हो सकती है, इंटरनली भी व्याधि हो सकती है। तो इन कुष्ठ आपको बाहर भी हो सकता है और डीप सीटेड धातुओं में भी हो सकता है। सेम मेदो वृद्धि, तो मेदो वृद्धि में भी होगा। मैंने मेदो वृद्धि का एग्जांपल दिया आपको, ओबेसिटी का। ओबेसिटी एक क्लासिकल एग्जांपल है जिसमें आप क्या करते हो, क्षार का प्रयोग करते हो। सबसे कॉमन क्षार की बात करो तो मेदो विडंगरादि लौ आता है जिसपे क्षार यूज होता है। तो वहां पे क्या कर धीरे धीरे मेदहर होता है। तो मेदहर मतलब एक्चुअली जो अबद्ध मेद है, जिसको हम वसा कहते हैं, जो बाहर का जो फैट दिखता है, वो आपको 5 दिन के अंदर पेशेंट बोलेगा मेरा वजन तो 4 किलो कम हो गया। क्योंकि वो बिल्कुल क्या है, एक दोष है, वो वसा है जिसका लॉस बहुत जल्दी क्षार के कारण होता है। वो बहुत जल्दी उसका शरण करता है, उसको काटने का कार्य करता है। तो कृमि, आम दोष, कुष्ठ, विष, मेदोवृत्ति, इन सभी को नाश करने का काम कौन करता है? क्षार करता है। प्लस यदि आपने इसका अति सेवन किया, हम एक सामान्य सिद्धांत जानते हैं, जगत का एक सिद्धांत है, अति सर्वत्र वर्जयित। ठीक है। और चरक ने भी, चरक विमान चैप्टर नंबर 1, वहां पे 3 द्रव्य बताए हैं, पिप्पली, क्षार और लवण, जिसमें से एक क्षार है जिसका अति सेवन नहीं करना चाहिए। अति सेवन करेंगे तो पुंसत्व शक्ति को नाश करने वाला होता है। पुंसत्व शक्ति से आप फर्टिलिटी को समझो या वहां पे बीज को समझो, मतलब शुक्र की बात करें तो इन दोनों को वहां पे समझना कि इनका नाश करने वाला कौन होता है? क्षार। जब आप उसका अति सेवन करते हो, मतलब आप पेशेंट को आपने बता दिया कि हाँ भाई शिवा क्षार पाचन चूर्ण से आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, और पेशेंट अब बोल रहा कि मैं तो 5 साल से वही ले रहा हूं, तो फिर एक्टिव एज जो होती, जो फर्टाइल एज होती, वहां पे हमको पेशेंट को बता के रखना चाहिए कि आपको इसका यूज ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कटुरस वाला, क्योंकि कटुरस जो है वो क्षरण करेगा। ये प्रॉपर्टी कटुरस के कारण आती है, उष्णवीर के कारण आती है, गुणों में तीक्ष्ण होता है, इसलिए क्या करता है, धातुओं को बहुत चलो जब तक व्याधि है तब तक तो ठीक है, वो एज अ ड्रग काम करेगा। बट जब व्याधि खत्म हो गई तो फिर उसको एक्सेस सेवन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो पुंसत्व शक्ति को नाश करता है। और चरक ने भी अग्रे वर्ग में बोला है, क्षारः पुंसत्व उपघाती नाम, कि क्षार जो है वो पुंसत्व शक्ति को नाश करने में श्रेष्ठ बोला गया है। ठीक है। अब क्षार के भेद बताएं। ये जो क्षार के भेद हैं, ये यूज करने के बेसिस पे हैं कि आप किस तरीके से क्षार को यूज कर सकते हो। तो उसके 2 तरीके हैं। एक है प्रति सारणी, मतलब आप उसको बाहर से अप्लाई करने वाले, और दूसरा है पानीय क्षार, मतलब आप उसको ओरली इनटेक करने वाले हो। प्रतिसारण मतलब आप बाहर लगा दो, और पानी मतलब ओरल इनटेक करना है। अब आपको यदि ये डिसीज मान लो नहीं पता है और बाहर से आपको कोई औषधि लगानी है, तो मान लो मैं क्षार आपको नहीं बोलूंगी, क्षार छोड़ो, आप बाहर से कुछ भी एक लेप लगाना है, आपको कोई ऑइंटमेंट लगाना है, तो बाहर से कोई भी ऑइंटमेंट सबसे कॉमन किस चीज में यूज करते हो? स्किन डिसऑर्डर। स्किन में कोई भी पैथोलॉजी होगा, आप बाहर भी देखो, इंटरनली नो डाउट, आप इंटरनल आपको मेडिसिन देनी है वो अलग बात है, बट बाहर से आप कहां पे यूज करोगे? जहां पे आपकी स्किन में कोई ना कुछ पैथोलॉजी आपको देखने को मिल रही। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बोलते हैं कुष्ठ, एक सबसे बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है, जहां पे कुष्ठ को ही लिख दिया आचार्य ने। कुष्ठ, किटिभ, ये भी एक टाइप का कुष्ठ है।
दद्रु मंडल, दद्रु और उसके मंडल मतलब चकत्ते, जो गोल चकत्ते होते हैं। किलास, अब देखो ये सभी स्किन डिसऑर्डर है। कुष्ठ, किटिब, दद्रु, मंडल, किलास। देखो दद्रु, मंडल, किलास, किलास को आप समझ सकते हो ल्यूकोडर्मा, मतलब श्वेत कुष्ठ की बात करें एक्चुअली में, तो श्वेत कुष्ठ के टाइप में किलास समझ सकते हैं। चर्मकील, ये अर्श के प्रकरण में आचार्य ने बोला कि चर्मकील भी एक डिसऑर्डर। तिल कालक, ये भी स्किन में मिलेगा। नच, ये भी स्किन में मिलेगा। व्यंग, रिंकल्स पड़ना, झाइया होना। और मशक, ये सभी कहां पे मिलते हैं? ये सभी एक, यदि मैं कॉमन टर्म बोलूं तो ये डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन या डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है, जहां पे आप शार को बाहर से अप्लाई कर सकते हो। इन सभी में आप बाहर से अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसान है, इनको याद रखना। सारे स्किन डिसऑर्डर में आप शार का कहीं ना कहीं, देखो ये नहीं बोला है कि हर एक प्रकार के कुष्ठ में यूज कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसके एग्जांपल्स दिए हैं आगे कि किटिब है, दद्रु है, मंडल है। पर क्योंकि कुष्ठ का मतलब ये होता है कुष्णाति वपु इति कुष्ठम, मतलब आपके वपु को, वपु मतलब होता है शरीर, शरीर पे कोई भी कुष्णता मतलब कुछ भी वहां पे खराब कुछ भी उत्पन्न हो, चाहे वो ब्लैक कलर का हो, चाहे वो छोटी सी स्वेलिंग हो जाए, चाहे छोटा सा बॉयल हो जाए, वो सब कुछ कुष्ठ है। कुष्ठ का मतलब ये नहीं है कि बस स्किन का कलर चेंज हो जाना, वही एक कुष्ठ। कुष्ठ में स्किन में छोटी सी फुंसी होना वो भी कुष्ठ में काउंट होगा। एक छोटा सा ब्लिस्टर होना, छोटी सी वहां पे पिड़का होना, वो भी कुष्ठ में काउंट होगा, क्योंकि वो कुष्णाति वपु इति कुष्ठम, आपके शरीर को वहां पे कुष्णता उत्पन्न करे, वो होता है कुष्ठ। फिर एग्जाम्पल देखिए भाई, किटिब भी हो सकता है, दद्रु है जो रिंग वॉर्म, उसके मंडल चकत्ते गोल, मंडल कुष्ठ भी होता है। किलास मतलब श्वेत कुष्ठ। फिर अब ये तो हो गए स्किन डिसऑर्डर। अब भगंदर, अर्बुद, दुष्ट व्रण और नाड़ी रोग, इन सभी में भी आप बाहर से क्षार का यूज कर सकते हो, मतलब आप क्षार को एज अ लेप अप्लाई कर सकते हो। भगंदर, देखो भगंदर भी दो प्रकार के होगा, ठीक है, ओपन है, ब्लाइंड है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। तो अब आपको ट्रैक पकड़ना है उसका कि क्या वहां पे ओपनिंग है, ठीक है। अब जब आप क्षार सूत्र पे अप्लाई करते हो तो वो क्षार ही तो है, आप थ्रेड के फॉर्म में क्षार ही तो अप्लाई कर रहे हो। कई बार बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, सर्जन्स यूज करते हैं कि जब छोटी सी पिड़का होती है और पेशेंट बोलता है कि यहाँ पे मेरे को बाहर से पस आ रहा है, ट्रैक्ट अभी पूरी तरह से नहीं बना, वो क्या करते हैं वहां पे पस को बाहर ड्रेन करने के लिए छोटी सी क्षार वर्ती रख देते हैं। वो क्षारवर्ती, कुछ वहां पे थ्रेड, सिंपल क्षारवर्ती छोटे से थ्रेड के फॉर्म में वहां पे रख दी जाती है। वो क्या करती है, वो प्रतिसारण के रूप में वहां पे अप्लाई हो जाती है। आपने बाहर ही रखा, आपने डीप सीटेड उसको नहीं पहुंचाया, आपने बाहर, आप बाहर से अप्लाई भी कर सकते हो वहां पे, तो आपने बाहर ही उसको रखा और वो वहां पे क्या करती है, भेदन करती है, फिर वहां पे ट्रैक से उस पस को बाहर निकाल लेती है, ड्रेन करने का कार्य करती है। तो आप भगंदर में प्रतिसारण के रूप में क्षार का यूज कर सकते हैं। अर्बुद, अब देखो अर्बुद जो है ये एक बहुत बड़ा टर्म है ना, अर्बुद से सारे कैंसर को समझ लेना। देखो ऑल कैंसर आर, मतलब सारे कैंसर को आप काउंट कहीं ना कहीं कर सकते हो कि हाँ, अर्बुद की एक अवस्था होगी, रक्त अर्बुद होगा, मांस अर्बुद होगा, अलग अलग अर्बुद होंगे जहां पे एक कैंसर की स्टेज होगी, आइदर वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। बट अर्बुद मतलब यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन या फिर ऐसा पैथोलॉजी जो आपको बाहर से वहां पे दिख रहा है। अर्बुद का वो पैथोलॉजी जो बाहर से दिखे, ब्रेस्ट एब्सेस हुआ है, पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर है, बट बाहर आपको पेशेंट बोलता है मुझे सीवियर स्वेलिंग है ब्रेस्ट के एरिया के पास में, सीवियर स्वेलिंग है उसको, वहां पे कई बार छोटे छोटे पस डिस्चार्ज होने लगता है। तो इस कंडीशन में आप क्षार का यूज बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अर्बुद जो है वो सिर्फ एक गठान है, अर्बुद एज अ विद्रधि, कैंसर एज अ विद्रधि, एज अ प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है। इसलिए अर्बुद में भी हम बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशन तब है जब बाहर एप्लीकेबल है क्षार, तो भगंदर में एप्लीकेबल है तो भगंदर में हम प्रतिसारण का यूज करते हैं, अर्बुद में भी करते हैं। दुष्ट व्रण, अब मान लो कि पेशेंट बोलता है कि मेरे को ये घाव, छोटी सी पहले फुंसी थी और ये घाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, अब वो हील नहीं हो रहा है और वहां पे बहुत सारा पस दिख रहा है, आपको पूरा पस से बना हुआ स्किन वहां पे उसका दिख रहा है, ठीक है, और वहां पे आसपास पूरा ब्लैकिश डिस्कलरेशन है, पैर में स्वेलिंग हो गया है। तो वहां पे क्या करना है, क्षार को अप्लाई करना है, वो क्षार वहां पे क्या करेगा, शोधन प्रक्रिया को चालू करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिवेट करेगा और फिर वहां पे धीरे धीरे वो
रोपण करने की प्रक्रिया रखें। तो ये क्या है, बाहर से अप्लाई कर, आपको अंदर अंदर कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है, बट दुष्ट व्रण में बाहर से आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपको दिख रहा है। और दूसरा है नाड़ी। नाड़ी मतलब है साइनस, कोई ट्रैक बन रहा है, साइनस है, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। आइदर पीएनएस हो, पाइलोनेडल साइनस, या फिर छोटा सा कहीं पे भी हो साइनस, आप वहां पे अप्लाई इसका बाहर से यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको क्षारवर्ती का एग्जांपल दिया है ना, ये क्लासिकल आप इसको समझ सकते हो, बाहर से आपने सिंपल क्षार को अप्लाई कर दिया और वहां पे जाके आगे कार्य अपना करने वाला। तो भगंदर, अर्बुद, दुष्ट व्रण और नाड़ी। तो सबसे इजी है इसको याद करने का तरीका, सारे स्किन मैनिफेस्टेशन, फिर आता है भगंदर में अप्लाई कर सकते हैं बाहर से लेप, अर्बुद में लगा सकते हैं, दुष्ट व्रण है, और नाड़ी रोग। ठीक है, अब कुछ रोग हैं जहां पे आप प्रति सारणी भी अप्लाई कर सकते हो, प्लस ओरली भी यूज कर सकते हो क्षार को। वो क्या क्या है? अर्श, कृमि, विष और विद्रदी। अब विद्रदी तो दो प्रकार की होती है, एक है बाह्य विद्रदी, एक है अंतर विद्रदी। अर्श में भी ऐसा होगा, अर्श में भी ऐसा होगा। अर्श में एक पाइल मास है जो आपको बाहर से दिख रहा है, एक पाइल मास है जो इंटरनल है ना, मतलब 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, प्रोलैप्स हो गया है, जो कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस है। तो अर्श की बात, अब देखो ये अर्श का मतलब सिर्फ गुदगत अर्श की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नासा अर्श की भी तो बोल सकता हूं, ये मैं कर्ण अर्श की भी तो बात कर सकता हूं। इसलिए अर्श का मतलब सिर्फ गुदगत अर्श नहीं होता है ना, तो नासा पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोग करते हैं, जो ईएनटी ऑप्था वाले जो सर्जन है, आयुर्वेद सर्जन है, वो क्या कहते हैं, इसकी स्कूप में लेकर और नासा में जो पॉलिप बनता है, नासा जिसको नेजल पॉलिप कहते हैं, एक्चुअली नासा अर्श मतलब होता है नेजल पॉलिप, तो वहां पे वो क्या करते हैं, उस क्षार को अप्लाई करते हैं। तो ये बाहर का प्रयोग हो गया। वहीं पे आप क्या करो, ओरली भी मेडिसिन दे दो, तो वो जो बनने की प्रक्रिया हुई होगी, जो मांस धातु में, जो रक्त धातु में, जो मेद में विकृति हुई होगी, तो उसको भी सही करने का काम कौन करेगा? क्षार वहां पे करेगा। कृमि है, तो कृमि भी तो दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। तो बाहर से दिखे तो बाह्य यूज करना है, और आभ्यंतर जाके वो कृमि, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में पुरीषज कृमि होते हैं, रक्तज कृमि होते हैं बच्चों में, कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं, छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स पड़ते हैं, पूछोगे हिस्ट्री में आप तो मिलेगा कि चिप्स खाता है, कुरकुरे खाता है, मैगी खाता है। तो ये सभी जो है वो कृमि में आते हैं, बाह्य होगा और आभ्यंतर कृमि होगा। विष भी तो ऐसा होगा कि बाहर से आपके स्किन में कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस का संयोग हो गया, जो कोई सब्सटेंस बाहर टच, हाथ में नहीं होना चाहिए था वो टच हो गया, या कोई विष पीना नहीं चाहिए था आपने पी लिया। तो ये चार कंडीशंस हैं जहां पे आप प्रति सारणी और पानी क्षार दोनों का यूज करते हैं, मतलब लेप में भी और ओरल इनटेक दोनों करते हैं। देखो विदर्धी जब शब्द हम पढ़ेंगे तो प्रतिसारण में बाह्य ध्यान रखना है, और जो पानी क्षार पढ़ेंगे तो वहां पे आभ्यंतर विदर्धी को ध्यान रखना है। यदि आपको ऐसा नहीं भी बोले तो भी समझना, हाँ विदर्धी में करते हैं हम यूज, पानी भी यूज करते हैं, प्रतिसारण भी यूज करते हैं। ठीक है, तो विदर्धी अर्श, कृमि और विष, इन सभी में हम दोनों तरीके से यूज करेंगे, आइदर वो प्रतिसारणी होगा और या फिर वो पानी क्षार होगा। फिर 7 मुख रोग, श्लोक में लिखा है सप्तशु च मुख रोगेशु, कौन कौन सी? 3 प्रकार की रोहिणी, क्योंकि बाकी जो रोहिणी है वो तो असाध्य हो जाती है, इसलिए वात पित्त, एक्चुअली में मुख रोग है। मुख रोग का प्रकरण जब आएगा तो डिटेल में आप ये समझ पाओगे इन कंडीशंस को। तो इसलिए ध्यान रखना, उपजिह्वा, अतिजिह्वा, दो जिह्वा रिलेटेड हो गए। फिर उपकुश और दंत वेदर, ये दांत से रिलेटेड डिसऑर्डर है। और 3 प्रकार की रोहिणी रोग होता है, वात पित्त कफ। देखो सभी कवर मुख रोग में ही होते हैं, सभी मुख रोग में ही आते हैं। तो 7 मुख रोग रखें, 3 ये, 2 5 और 2 ये 7, 7 मुख रोग यहाँ पे आचार्य ने बोले कि इन सभी में हम प्रति सारणी क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। अब बोलते हैं पानी क्षार। तो पानी क्षार का मतलब क्या? आपको ओरली इंटेक करना है वो क्षार को, आप किसी फॉर्म में, आप पाउडर के फॉर्म में लो, आप सिंपल उसको एक एक चुटकी आप किसी पाउडर मिक्स करके ले रहे हो, अलग से ले रहे हो, या मार्केट में उसकी कोई टैबलेट आने लगी, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप उसको ओरल इंटेक कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पानी क्षार। कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे? तो देखो कॉमन चीज क्या थी, अर्श, कृमि, विष और विद्रदी। कौन सी विद्रदी? आभ्यंतर विद्रदी। तो इसलिए कॉमन ये ध्यान रखना है, विद्रदी, कृमि, विष और अर्श में हम प्रति सारणी और पानी क्षार दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा गर विष, कृत्रिम विष,
बहुत समय से व्यक्ति जो है वो गलत चीजों का, आहार का सेवन कर रहा है और बॉडी में वो उसकी इम्यूनिटी के कारण धीरे 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 वो टॉक्सिसिटी जमा हो रही है। फिर एक फेवरेबल कंडीशन होने के बाद में वो बहुत सारे जब टॉक्सिक सब्सटेंस का संयोग होता है और जब बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर होती है, चाहे वो बॉडी का खुद से इम्यूनिटी वीक हुआ है या किसी इन्वायरमेंट के कारण वीक हुआ है, तो बॉडी तुरंत आपको रिस्पॉन्स दिखाती है। वो सभी गर वेश, कृत्रिम वेश, जो मिनरल टॉक्सिसिटी होती है, वो सभी में हम पानी क्षार का यूज करेंगे। गुल्म, गर, गुल्म। अब गुल्म देखो 5 प्रकार का है, वातज, पित्तज, कफज या सन्निपातज और रक्तज गुल्म। तो गुल्म में भी अलग अलग प्रकार के गुल्म में अलग अलग तरीके से हम क्षार का यूज करते हैं। गुल्म एक्चुअली में क्या है, महास्रुतस की व्याधि। आपका जो जीआई है, जो जीआईटी है, वहां पे कोई भी शोथ यदि होता है, यदि मैं थोड़ा सा आपको चरक के संदर्भ में क्योंकि ये चरक प्रधान व्याधि, काय संप्रदाय व्याधि है, तो यदि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं आपको, तो चरक ने सबसे पहले इसको त्रिशोथी अध्याय में, चरक ने इसको त्रिशोथी अध्याय में एक देशी शोथ के अंतर्गत रखा है गुल्म को। एक देशी शोथ में गुल्म को रखा है और क्या बोला, वात प्रधानता होती है यहाँ पे। तो आपके पूरे महास्रोतस में कहीं पे भी एक देशी शोथ जो होता है, चाहे वो टॉन्सिल हो तो टॉन्सिलाइटिस होगा, ठीक है। आइदर वो आपका पेनक्रियाटाइटिस हो, चाहे वो पाइल मास हो, हीमोरॉइड्स हो, कहीं ना कहीं जहां अपेंडिसाइटिस, वो भी यही है। तो कहीं पे भी पूरे जीआई में होने वाला कोई भी जो एक देशी शोथ है, वो गुल्म कहलाता है। तो उन सभी में आप क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। रेस्ट वो अपनी युक्ति है, वो अलग अलग तरीके से हम कैसे उसका भेदन जो है वो कर सकते हैं। यदि वो अजीर्ण से हुआ है, इनडाइजेशन से हुआ है, तो आप कैसे उसका पाचन कर पाओ ना। मैं अलग अलग वर्ड्स को यूज कर रहा हूं कि आप भेदन करोगे तो आपको भेदन के तरीके से क्षार को यूज करना है। आप वहां पे उसका पाचन कराना चाह रहे हो कि अजीर्ण के कारण उत्पन्न हुआ है, आपको इनडाइजेशन हुआ, फिर वहां पे कुछ स्वेलिंग आई है। मान लो कि पेशेंट में इंटेस्टाइनल कई बार वहां पे स्वेलिंग आती है और आपको छोटे मोटे वहां पे लिम्फेटिक नोड्यूल्स में या लिम्फ में स्वेलिंग मिलने लगती, तो उनमें क्या करोगे, आप डाइजेशन सही करोगे पेशेंट का, तो भी वहां पे सही हो जाता है वो चीज। तो इसलिए ये गुल्म एक ब्रॉड टर्म है जहां पे हम यूज करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उदर रोग। अब ये उदर रोग में हम पानी क्षार का यूज तो करते हैं, ठीक है, लेकिन हर प्रकार के उदर रोग में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उदर रोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन में भी आता है। ये आपको आगे कंफ्यूज कर सकता है कि उदर रोग तो पानी क्षार में लिखा हुआ है कि हमको देना है, और आगे जब आप पढ़ोगे तो वहां पे एक जगह आएगा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, लेकिन वहां पे साथ में लिखा है सर्वांग शोथ के साथ जो उदर है वहां पे, मतलब एनासार का जैसी सिचुएशन है, पेशेंट या तो सीकेडी का है या पेशेंट प्रोटीन यूरिया का है, पेशेंट में सीवियर पूरे बॉडी में पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग है, ठीक है, पीडल इडिमा है, ठीक, वहां पे उसको एसाइटिस भी डेवलप हुआ हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्षार का प्रयोग अति नहीं करना चाहिए। आपको वहां पे एल्केलॉसिस की प्रक्रिया से, आपको वहां पे ऑलरेडी धातु क्षय हुआ है, वहां पे उस प्रक्रिया से बचना चाहिए। इसलिए ऐसी अवस्थाओं में जहां पे सर्वांग शोथ होता है, उसके साथ में उदर रोग यदि है, तो वहां पे आपको क्षार का यूज नहीं करना। रेस्ट चरक ने तो जलोदर की चिकित्सा में क्षार लिखा ही है, करना है, लेकिन क्या पित्तोदर में कर पाओगे, हर प्रकार की सिचुएशन में नहीं कर पाएंगे। इसलिए समझना है कि ये उदर रोग लिखा है, क्या छिद्र उदर में कर पाएंगे, जहां पे कहीं पे पेरिटोनाइटिस हो गया है, कहीं पे कोई एब्सेस हो गया है अंदर, तो वहां पे हम नहीं कर पाएंगे। कहीं पे आइटिस हुआ, पेरिटोनाइटिस हुआ, पेशेंट में फीवर आ रहा है, उस कंडीशन में क्षार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे उदर रोग लिखा है, तो ये ध्यान रखना है, उदर रोग इंडिकेशन तो है पानी क्षार का, बट यदि सर्वांग शोथ के साथ वो लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रा इंडिकेशन में भी आप काउंट करेंगे उसको। फिर आता है अग्नि संग, मतलब ऐसी कंडीशन जिसके कारण अग्नि मंद हो गया है, अग्नि का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वहां पे हुआ, अग्नि लीन हो गई है, अग्नि मंद हो गई, ऐसे विकारों में। अब अग्निसंग मतलब चाहे वहां पे विसूचिका हो गया, मतलब पेशेंट को वॉमिट भी हो रहा है, पेशेंट को लूज मोशन भी हो रहा है, अलसक हो गया, पेशेंट को बिल्कुल ना तो वॉमिट हो रहा ना तो लूज मोशन हो रहा। तो ऐसी कुछ पैथोलॉजी जहां पे होती है, जहां पे अग्नि पूरी कहीं पे लीन हो जाती है, कहीं पे इकट्ठा होकर लीन होती है, वो काम ही नहीं कर पाती है, उन रोगों में भी आप क्षार का यूज कर सकते हैं। अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन, अरोचक, भूख नहीं लगना, आना मतलब बॉवेल साउंड्स फील होना, या पेशेंट में बोलता कि मुझे ब्लॉटिंग होता है, खाने के बाद ब्लॉटिंग होना, पेट फूलना, पेट में गुड़गुड़ की आवाज आना,
ये सभी जो विकार है इन सभी में आपको ओरल ही देना पड़ेगा क्षार का प्रयोग। अब वो क्षार जनरली आप पाउडर के फॉर्म में दो, आप उसको टैबलेट के फॉर्म में दो, आपकी कोई टैबलेट जिसमें क्षार का प्रयोग किया गया है, आपको कोई पाउडर चूर्ण है जहां पे क्षार का प्रयोग किया है। सबसे कॉमन है शिवा क्षार पाचन चूर्ण, शिवा और क्षार, ठीक है, सज्जी क्षार यूज होता है तो क्षार का यूज हम कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है। शर्करा और अश्मरी ये तो बहुत कॉमन है, अश्मरी को जब टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे कर देते हैं तो शर्करा बन जाती है, ठीक है। तो ये शर्करा अश्मरी ध्यान रखना है। इनमें यवक क्षार बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, यवक क्षार का यूज हम करते हैं। बाकी बहुत सारी सिचुएशन है जहां पे आप क्षार का यूज कर सकते हैं, और ये कॉमन विद्रधि, अर्श, कृमि और विष, इन सिचुएशन में आपको पानी और प्रति सारणी दोनों ही क्षार का प्रयोग आपको करना चाहिए। तो ये यहाँ पे आचार्य ने बताया है कि कहाँ पे आप कर सकते हैं। अब पानी क्षार का ही आचार्य ने निषेध भी बताया है कि कहाँ पे आप यूज नहीं करेंगे। मैंने नाम लिया था पित्तोदर का, तो आपको ध्यान रखना पित्त की कोई भी अवस्था होगी वहां पे सबसे पहले आपको क्षार क्षार को कॉन्ट्राइंडिकेट कर देना है। अब क्या क्या है, रक्त पित्त, ठीक है, ज्वर की अवस्था, पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, भ्रम हो रहा है, मद है, मूर्छा है, इन तीन और तीन, छह के छह में पित्त का टिपिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। इनको पहले ही हटा दो, इन सभी में क्षार का यूज हम नहीं करेंगे, पानी क्षार का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। प्लस तिमिर, तिमिर एक अक्षय विकार है, इसमें भी हम स्वेदन नहीं करते हैं। यदि आपको याद है उष्ण प्रक्रियाओं का यूज हम नहीं करते हैं तो स्वेदन भी नहीं करेंगे और क्षार का भी यूज हम नहीं करेंगे। प्लस ये तीन ऐसे लोग हैं जहां पे बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, आइदर वो पंचकर्म की कोई प्रक्रिया हो, कोई ज्यादा तीक्ष्ण, उष्ण, कटु द्रव हो, उनका यूज हमें नहीं करना चाहिए। कौन कौन है, एक है बालक, एक है वृद्ध, और एक है दुर्बल। दुर्बल मतलब जिसमें धातु क्षय हो गया है, पेशेंट कार्श हो गया है, पेशेंट में ऐसा कोई डिसऑर्डर था जिसके कारण उसका इम्यूनिटी सीवियरली वीक हो गया है, तो इन तीनों में हमको यूज नहीं करें, क्योंकि हमने पढ़ा है ना शरणाद, क्षरणाद व क्षारा, तो ऑलरेडी दुर्बल है, कृश है, तो अब क्यों क्षार का यूज करोगे। बालक जिसमें धातु बनी ही नहीं है, आप उसको और तोड़ना चाह रहे हो, और वृद्ध जिसमें बन के टूट गई है, तो अब क्या तोड़ना चाह रहे हो। तो इसलिए बालक, वृद्ध और दुर्बल में हमको यूज नहीं करना चाहिए। प्लस सारी पित्त की अवस्थाएं, इन सभी में हमको क्षार का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पित्त की अवस्थाएं हैं, यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया गया है। अब ये तो पानी क्षार के संदर्भ में बोल दिया है आचार्य ने, इसी श्लोक में आगे पानी क्षार के संदर्भ में बोला, लेकिन उन्होंने आगे नेक्स्ट जो श्लोक है क्षार कर्म के अयोग्य वापस बताए हैं, और इसमें आपको प्रति सारणी भी समझना है कि ये प्रति सारणी क्षार के अयोग्य भी हैं। कौन कौन से, तो सेम, पहले तो दुर्बल, बालक, स्थविर, भीरु, इन सब में आपको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जहां पे आपको इनका यूज अवॉइड करना है। किसका, क्षार का, चाहे वो दुर्बल हो, चाहे वो बालक है, स्थविर है, बहुत ज्यादा इधर उधर चलने से एकदम थक गया है, डरपोक है, गर्भिणी है और ऋतुमती है, इन सभी में पहले ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। गर्भिणी में यहां पे सिर्फ पानी क्षार का यूज यहां पे लिखा नहीं है, अदरवाइज एक सबसे कॉमन ट्रेंड है कि बालक हो, दुर्बल हो, बूढ़ा व्यक्ति हो और गर्भिणी, ये जनरली एक साथ ही नाम रहते हैं कि यहाँ पे हमको क्षार का यूज, यहाँ पे हमको हमको उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का यूज, यहाँ पे हमको पंचकर्म का यूज नहीं करना चाहिए। तो एक साथ ध्यान रखना है कि चाहे ऋतुमती है, गर्भिणी है, क्योंकि यहाँ पे ना वात पित्त अवस्था होती है ऋतुमती में, है ना। वो अब मैं अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज ऋतुमती जो स्त्री होती है वहां पे डेज अकॉर्डिंग भी दोष प्रधानता होती है, ठीक है। तो गर्भिणी है, ऋतुमती है, डरपोक व्यक्ति है, दुर्बल है, बालक है, इन सभी में हमको क्षार का यूज है वो आचार्य ने यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। अब ज्वर, रक्तपित्त, तो ये तो हमने देख लिया, ज्वर और नो डाउट आपने पानी क्षार के संदर्भ में देखा, पर ये तो देखा ना अयोग्य है, तो प्रति सारणी पढ़ो या पानी पढ़ो, दोनों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। प्लस प्रमेय, अब यहां पे क्योंकि प्रमेय लिखा है, तो अब इस प्रमेय से क्या समझोगे, सवाल ये आता है, क्योंकि प्रमेय तो 20 होते हैं, 10 कफज हो गए, 6 पित्तज हो गए और 4 वातज हो गए, ठीक है। अब यदि मैं बोलूं आपको कि वातज प्रमेय में यूज करो, तो वातज में तो ऑलरेडी धातु क्षय हो गया,
वातज प्रमेय का व्यक्ति तो ऑलरेडी क्षय का होता है, तो फिर इसमें क्यों यूज करना है क्षार का? पहला सवाल। ठीक है। यदि पित्त है प्रमेय, तो पित्तावस्था में क्यों यूज करना है क्षार को? दूसरा। तीसरा, यदि कफ है, ऑलरेडी बॉडी में द्रवता है, ऑलरेडी बॉडी में क्लेद बहुत ज्यादा है बॉडी में, तो वहां पे आपको क्षार का यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि बॉडी में इतना ज्यादा क्लेद होता है कि सर्कुलेशन बहुत एक्टिव होता है, और उस अवस्था में, बहुद्रव की अवस्था में, बहुद्रव श्लेष्मा कफ की अवस्था में आप क्षार का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्षार का अति योग जो है, क्षार जनरली उपक्लेदी भी होता है, क्लेद को कई बार सौम्य प्रॉपर्टी से बढ़ाने वाला ही होता है। इसलिए प्रमेय को ओवरऑल यहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन में रखा गया है। ठीक है। ये समझना, मधुमेही आपके पास जो पेशेंट आते हैं ना, मधुमेही, या जिसको मैं टाइप 2 DM बोलूं, है ना, बोल रहा हूं मैं एज इट इज, मैं इक्विवेलेंट नहीं कर रहा हूं। ठीक है। तो ये यहाँ पे हम जनरली यूज, हमें यदि यदि पेशेंट में जीआई पैथोलॉजी आपको दिख नहीं रही है, तो आपको क्षार का यूज नहीं करना चाहिए। यदि दिख नहीं रही है तो, और यदि दिख रही है तो फिर आप वहां पे क्षार का यूज थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि वो आम में यूज होता है। आम दोष में तो हमने पढ़ा है कि आम है, अजीर्ण है, वहां पे आप क्षार का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए ओवरऑल ज्वर, रक्त पित्त और प्रमेह, क्योंकि ये काय संप्रदाय व्याधियां हैं, तो एक साथ इसको यहाँ पे इस कलर से कोड किया गया है। याद रखना है, ज्वर, रक्त पित्त, प्रमेह। अब शतक क्षीण, अब ऑलरेडी कोई क्षीण व्यक्ति हुआ है, क्यों करेंगे यूज? सर्वांग शोथ प्लस उदर रोग, ये आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। यही मैंने आपको पहले बोला था कि सर्वांग सर्वांग शोथ के साथ में उदर रोग यदि है, तो वहां पे हमको यूज नहीं करना। ठीक है। तृष्णा और मूर्छा, इन दोनों में वात पित्त इन्वॉल्वमेंट, वात पित्त तृष्णा में होता है, पेशेंट में ऑलरेडी वात पित्त दोष है, और आप क्षार का यूज क्यों करोगे? वहां पे तो ठंडी चीज का यूज करना चाहिए जो शीतल हो बहुत ज्यादा। ये तो क्या है, आग्नेय भी होता है, छेदन भेदन करने वाला त्रिदोषज्ञ है, तो आपको वहां तृष्णा में यूज नहीं करना, प्लस मूर्छा में यूज नहीं करना। तो मद, मूर्छा, भ्रम, इनमें तो हमने देख लिया नहीं करना है। दुर्बल बालक, भीरु, स्थविर, गर्भिणी, इन सब में नहीं करना है। प्लस क्लैव्य, अपव्रत, उद्व्रत, फल, योनि। अब इसको समझो थोड़ा। यहां पे जो अपव्रत है और जो उद्व्रत है, ठीक है, तो अपव्रत फल और उद्व्रत फल, इसके मतलब क्या है यहाँ पे? तो उद्व्रत का मतलब क्या है? अपने स्थान से ऊपर उठ जाना, अपने स्थान से ऊपर उठ जाना। और अपव्रत मतलब नीचे चले जाना। ये नीचे जाना, उद्व्रत मतलब ऊपर जाना। किसका? फल का और योनि का। फल और योनि यहां पे बोला गया है। तो फल का मतलब यहां पे मेल की बात हो रही है, मेल अंडकोश की बात हो रही है, और योनि मतलब फीमेल की बात हो रही है, चाहे आप उसको गर्भाशय समझिए। ठीक है। तो यहां पे फल का अपव्रत और उद्व्रत होगा, और योनि का भी उद्व्रत और अपव्रत होगा। इसलिए फल और योनि दोनों को अलग अलग आपको देखना है। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, फल का अपव्रत और उद्व्रत, और योनि का अपव्रत और उद्व्रत। ये कुछ अलग अलग पैथोलॉजीज होती हैं जहां पे योनि जो अपने स्थान से ऊपर चले जाना या नीचे बाहर निकल आना, या अंडकोश का अपने स्थान से ऊपर जाना या बाहर निकल आना, इन सभी में हम क्षार का यूज नहीं कर सकते हैं। और क्लैब में तो नहीं करेंगे। क्लैब का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी जो व्यक्ति क्षीण शुक्र का है, तो उसमें क्यों क्षार का यूज करना है? ठीक है। तो ये बड़े टर्म में लिखा हुआ है नो डाउट, बट आप क्लैब का मतलब यहाँ पे शुक्र की क्षीणता से समझो। तो ओवरऑल यदि मैं आपको अयोग्य बताऊं, तो ज्वर, रक्त पित्त, प्रमेह, क्षीण जो व्यक्ति है, शोथ प्लस उदर रोगी, तृष्णा मूर्छा नहीं करना, चक्कर आ रहा, प्यास लग रही है, तो क्षार का यूज थोड़ी करेंगे वहां पे। और बिल्कुल वीक व्यक्ति जिनमें धातु क्षय हुआ है या धातु का निर्माण ही नहीं हुआ, तो दुर्बल बालक, स्थविर, डरपोक व्यक्ति, गर्भिणी है, ऋतुमती, गर्भिणी में भी धातु क्षय होता है, क्योंकि उसका आधा सर्कुलेशन तो उसके गर्भ को जा रहा होता है, तो उसमें भी धातु क्षय होता है। ठीक है। तो ये क्षार कर्म के अयोग्य हैं। आप इस तरीके से यदि आप समझ के ध्यान रखोगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो 4 ऑप्शन में, 5 ऑप्शन में कहीं पे टिक करने पे नहीं होगा। अब ये तो मैंने क्या बताया आपको, कुछ व्यक्ति बताए, कुछ पुरुष विशेष के बारे में बताया कि हाँ ऐसे कुछ लोग हैं जहां पे आप क्षार का यूज नहीं करेंगे। कुछ ऐसी साइट भी है, लोकेशन, जहां पे आप क्षार का यूज नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी साइट बोली आचार्य ने? सबसे पहले बोला है मर्म। अब मर्म तो 107 होते हैं, तो कहीं पे नहीं करना। सिरा, स्नायु, संधि, तरुण अस्थि,
अब यहाँ पे तरुण अस्थि से छोटी छोटी जो अस्थियां होती है, नासा की अस्थि है, कर्ण है, ग्रीवा है, आपका अक्षिपुट है, इन सभी में जनरली नहीं करना चाहिए। तो मर्म, सिरा, स्नायु संधि, तरुण अस्थि, सेवनी होती है सात, जो आपके कुछ स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने का काम करती हैं। अब सेवनी सात तो होती हैं, जैसे पांच सिर में होती हैं, एक जिह्वा में होती है, और एक शेफ में होती है, मतलब जो स्क्रोटल लीजन है, अंडकोश। तो उन सभी को होल्ड करने का काम करते हैं, तो वहां पे भी हमको क्षार का यूज नहीं करना चाहिए। धमनी में, गल में, नाभि में, नख अंत, क्या बोला गया, नख अंत, यहाँ पे भी बोला कि यहाँ पे भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। शेफ स्रोतः स्वल्प मांसेषु च देशेषु, जहां पे ऑलरेडी मांस जो है वो कैसा है, बहुत कम है इन सभी में, क्योंकि क्या करेगा वो, षडन का कार्य करने वाला, वो ऑलरेडी वहां पे षडन करेगा। और जहां पे अल्प मांस है वहां पे आपको यूज नहीं करना, अदरवाइज वो डीप सीटेड हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको सिंपल बताऊं, आपके पास दो पेशेंट हैं, एक व्यक्ति बहुत स्थूल है और एक व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, तब किस में करोगे क्षार का यूज, स्थूल व्यक्ति में। और समझो, एक साइट है जहां पे बिल्कुल एकदम ग्रंथि उभार समझ आ रहा है, और एक फ्लैट सरफेस है स्किन का, कहां पे यूज करोगे, ग्रंथि में। तो जहां पे मांस नहीं है, जहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसका क्षरण किया जा सके, तो वहां पे क्यों करना यूज। इसलिए स्वल्प मांसेषु, यहाँ पे क्या बोला, क्षार का यूज नहीं करना है। तो धमनी है, गल प्रदेश, नाभि में, नेल्स में, शेफ स्रोता, शेफ शिश्न प्रदेश के अंदर किसी स्रोतस में, जहां पे मांस नहीं है, ऐसे स्थानों पे नहीं करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक साइट बताई गई है आंखों की। आंखों का एक रोग है वर्तगत रोग। अब वर्त में एक लोकेशन है, पक्ष में, वर्त में, ये सब अलग अलग लोकेशन है। तो वर्तगत रोगों को छोड़कर, वर्तगत रोगों को छोड़कर नेत्र के सभी रोगों में क्षार कर्म जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आप वर्तुंगत रोगों में यूज कर सकते हो, बट उसके अलावा कोई भी नेत्र रोग में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। तो अब ये कुछ साइट, ये साइट ही तो है, वर्त में एक साइट है, वहां पे जो कोई भी आंख का रोग हो रहा है वहां पे आप क्षार का यूज करो। उसके अलावा कोई भी साइट पे आंख के कोई रोग होगा, आप वहां पे क्षार का यूज नहीं करोगे। तरुण अस्थि में, मर्म में, सेवनी में, नाभि में, नख में, शेफ में, जहां पे मांस नहीं है वहां पे क्षार का यूज नहीं करना। ठीक है, तो ये स्थान है। और ये यहाँ पे हमने पानी क्षार के कुछ निषेध देखे थे, जो पित्त अवस्था थी, रक्त पित्त, ज्वर, पित्त प्रकृति, तिमिर, मद, मूर्छा, भ्रम, बाकी बालक है, वृद्ध है, दुर्बल है, इन सभी में यूज नहीं करना है। कुछ और चीजें बोली हैं, जैसे कि शून गात्रम, जिसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो, वहां पे नहीं करना है। अस्थि शूलिनम, जिसमें क्या है, अस्थि में बहुत ज्यादा शूल हो, वहां पे क्षार का यूज नहीं करना है। अन्न द्वेषी, जिसको अन्न की इच्छा नहीं हो, अन्न से द्वेष हो, वहां पे यूज नहीं करना है। हृदय संधि में पीड़ा होती है तो वहां पे नहीं करना है। आपको मैं एक रेफरेंस देता हूं, आप जाकर रीड कर सकते हो, चरक विमान एक, वहां पे क्षार के बारे में बताया तो है, प्लस क्षार के अति योग में आचार्य ने एक शब्द लिखा है, हृदय अपकर्तिनश, अपकर्तिनश। इसके बारे में कभी डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको कभी आगे सुश्रुत के संदर्भ में कभी मैं आपको बताऊंगा क्यों वहां पे बोला है। हृदय अप अति योग जब करते हैं तो हृदय अपकर्ते नष्ट करता है, वहां पे हृदय में कोई ना कोई उसके टिश्यूज में क्या करता है, उसके मसल्स में वहां पे क्या करता है, पैथोलॉजी करता है जब अति योग करते हैं। तो इसलिए कुछ स्वेलिंग है, सर्वांग शोथ के साथ में उदर रोग है, वहां पे भी नहीं करना है। अस्थि में शूल है तो अस्थि में क्यों करना। ठीक है, हृदय संधि में पीड़ा है तो वहां पे क्षार का यूज नहीं करना। रेस्ट, दुर्बल, बालक, स्थविर, इन सभी में आप क्षार का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। लास्ट में आचार्य ने बोला है, जो व्यक्ति स्वल्प बुद्धि वाला, कोई भी अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति यदि गलत तरीके से क्षार का यूज करता है तो वो क्षार विष की तरह, अग्नि की तरह, शस्त्र की तरह और इंद्र के वज्र के समान मृत्यु करने वाला होता है। ये एक रेफरेंस जो आप रीड करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो वेट, आप सभी माइक ऑन कर सकते हो अपना। और ये क्वेश्चन है एआईए पीजीडी 2020 का, एग्जाम में क्वेश्चन आया, सुश्रुत मतानुसार पानी क्षार का उपयोग निम्न में से किस रोग में किया जाता है, कहां पे इंडिकेटेड है, क्वेश्चन है इंडिकेटेड। आपको आंसर करना है, क्या तिमिर में इंडिकेटेड है,
माइक ऑन कर सकते हो आप। ओके वेट। ओके, तो तिमिर रोग में क्या है, करना है कि नहीं करना? नहीं करना। रक्त पित्त में करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। प्लस अब देखो ये ऑप्शन आया ट्रिकी। अब यदि आपको ये दो चीजें नहीं पता कि उदर रोग में कहां पे इंडिकेटेड है और कहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोला है, तो इसलिए क्या ध्यान रखना कि उदर रोग में यहां पे यदि ऑप्शन दिया है तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, ये इंडिकेशन की बात हो रही है। अर्श में करना है, अश्मरी में करना, अर्श में आप बाहर से अप्लाई करो, इंटरनल अप्लाई करो, अश्मरी में आप इंटरनल अप्लाई करो। लेकिन एक और तरीका है, यदि आपको ये नहीं पता होता कि क्या हम उदर रोग में कर सकते हैं कि नहीं, तो आप ऑप्शन देखो। यदि आपको डी और ई पता है, डी और ई, तो आप अपने आप आंसर पे पहुंच जाओगे। आंसर जो ऑप्शन है बहुत तरीके से फ्रेम किया हुआ है। आपको तो डी और ई पता है तो आपको सी का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बट सी को क्लियर करके चलना है। इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी एएमओ 2024 का। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से किस कंडीशन में पानी क्षार को कॉन्ट्रा इंडिकेट किया गया है? पानी क्षार को कॉन्ट्रा इंडिकेट किया गया है। तो पहला ऑप्शन है रक्तपित्त, बाल, मद और मूर्छा। क्या ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? नेक्स्ट ऑप्शन अतिसार, ग्रहणी और मूर्छा। क्या ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन है? भ्रम, ज्वर और तिमिर, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है या किलास में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ठीक है, तो क्या होगा आंसर यहाँ पे? देखो सारी पहले ऑप्शन की अवस्थाएं कैसी हैं? पित्त प्रधान अवस्थाएं, रक्त पित्त, बाल। देखो बाल में तो बाल स्थविर वृद्ध हटा दो, रक्त पित्त मद मूर्छा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बाल वृद्ध दुर्बल यहाँ पे भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो ये पहला ऑप्शन क्या होगा? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का सही है। अतिसार का तो नाम ही नहीं लिया, ग्रहणी का तो नाम ही नहीं लिया, ये तो आंसर गलत हो। मूर्छा सही था, बट अतिसार ग्रहणी कहीं भी नहीं है। वापस देखो, पित्त, ज्वर, पित्त, तिमिर, अक्षी रोग, ये भी कैसा है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। किलास तो स्किन डिसऑर्डर है, यहां पे तो इंडिकेटेड है। मद में नो डाउट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बट क्लास में तो इंडिकेटेड है। तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर नंबर सी, मतलब 1 और 3 जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके, यूपीएससी एमओ 2024 का क्वेश्चन है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्न में से किस एक स्थल में क्षार का प्रयोग निषिद्ध नहीं है? नहीं है। मर्म, नाभि, संधि या गुदा, कहां पे निषिद्ध नहीं है? यस, आंसर इज मर्म में तो है, नाभि में भी है, संधि में भी है, गुदा की बात नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो आंसर इज यस, डी ऑप्शन, गुद प्रदेश। अब ये दो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेवल के, है ना, आपको एक नेक्स्ट लेवल की सोच थोड़ा सा सोचना है, रखनी है। क्वेश्चन है आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार प्रति सारणी, मतलब आप बाहर से अप्लाई करने वाले हो, ठीक है, प्रति सारणी के प्रयोग में या प्रति सारणी क्षार के प्रयोग में निम्न में से कौन सा निषेध नहीं है? ठीक है, क्या रक्तपित्त में निषेध है, क्या शोथ में निषेध है, गुद भ्रंश में निषेध है, या 7 वर्ष से कम आयु मतलब बालक में निषेध है? कहां पे निषेध नहीं है? क्या होगा आंसर इसका? रक्तपित्त में तो है, शोथ में भी है, शोथ में भी है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। बालक 7 वर्ष से कम आयु लिखा हो या बालक लिखा हो, वहां पे भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया गुद में तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो गुद भ्रंश की तो बात ही नहीं की। तो आंसर क्या होगा इसका? देखो क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया है कि आपको लगे ये तो कुछ नया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गुद भ्रंश में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं बताएगा, यहाँ पे हम यूज कर सकते, यहां पे निषेध नहीं बोला गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन या गुद भ्रंश। एक और क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में हमने, क्योंकि ये डेमो सेशन है, हमने इस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। जब हम कंप्लीट सेशन लेक्चर लेंगे तो वहां पे इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रति सारणी क्षार को या अर्श को जैसे मस्सेदार वृद्धि पर लगाने के बाद 1 मिनट के बाद यदि वह स्थान काला या जामुन जैसा हो जाए, मैं आपको बोलता हूं एक स्वेलिंग थी पाइल मास की, और मुझे वहां पे सारी ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म करनी थी, और मैंने वहां पे बाहर से एक लेप लगा दिया, और वो क्या हो गया? साइनोज्ड हो गया। और साइनस होके क्या हुआ? वो ब्लू हो गया।
या जामुन तरीके का हो गया, जामुन कलर का हो गया, तो उसका मतलब क्या है? क्या वहां पे सम्यक दग्ध हुआ है, या अति हो गया, या नहीं हुआ, या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया क्षार से? क्या है वो? यस, आइडल क्षार दग्ध हुआ है, क्योंकि आपको वही करना था, आपको वहां पे साइनोसिस डेवलप करना था, वहां पे सारी सप्लाई बंद करके, और आप वहां पे उसका क्षरण करना चाह रहे हो, उसको काटना चाह रहे हो। तो आंसर इसका क्या होगा? सम्यक दत्त। यस, आंसर इज ए ऑप्शन, सम्यक दत्त। ओके।